नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। सेना के फायरिंग रेंज से 3 किलोमीटर दूरी पर यह हैंड ग्रेनेड मिला है। सेना ने सभी को डिफ्यूज कराया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अयोध्या में 18 हैंड ग्रेनेड मिले हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्थानीय पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है। सेना के फायरिंग रेंज से 3 किलोमीटर दूरी पर यह हैंड ग्रेनेड मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया और सेना ने सभी को डिफ्यूज कराया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की है। अयोध्या में 18 हैंड ग्रेनेड मिले हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। केवी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंटेशन का एक बोर्ड है जहां एक निर्मली कुंड एरिया है। वो जो सेना का फायरिंग रेंज है उससे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर निर्मली कुंड एरिया जो रिहायशी इलाका माना जाता है, उसके आसपास 18 हैंड ग्रेनेड जो है जिसे फल बिखरे में मिले हैं। हालांकि ये सभी विदाउट पिन थे, सबके पिन निकले हुए थे। माना जा रहा है कि सेना जब फायरिंग रेंज में फायरिंग करती है तो कुछ हैंड ग्रेनेड ऐसे होते हैं जो वो दगते नहीं है, बाद में वो बहुत दूर जाकर रिहायशी इलाके में गिर जाते हैं। हालांकि 18 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, हड़कंप मच गया है क्योंकि ये सब रिहायशी इलाके आसपास मिले हैं जो कि विदाउट पिन थे। बाद में जब इनको इकट्ठा किया गया तो इनकी संख्या 18 हो जाएगी। उसके बाद सेना ने इसको डिफ्यूज कर दिया है और स्थानीय पुलिस सूचना दी है, क्योंकि स्थानीय पुलिस भी सेना की फायरिंग करती है, इसलिए उन्होंने सूचना दी है कि सभी 18 जो हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया। ये जो है विदाउट, लेकिन इस तरह से जो हैंड ग्रेनेड मिलते हैं ये जो उनकी फायरिंग रेंज है उससे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मिले हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि रिहायशी इलाके में मिलना चिंताजनक होता है, क्योंकि ये दगे हुए नहीं थे, डिफ्यूज नहीं हुए थे, विदाउट पिन थे, तो कहीं न कहीं ये घटना हो सकती थी। हालांकि सभी को डिफ्यूज कर दिया गया है। जी बिल्कुल केवी शुक्ला, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन सेना की तत्परता की वजह से इसे डिफ्यूज कराया गया है। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि एक रिहायशी इलाके में ये 18 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, आसपास के लोगों से क्या कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, कैंटन बोर्ड के जो अध्यक्ष ने उन्होंने बताया कि इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि रिहायशी इलाके आसपास मिले हैं, कोई घटना घट सकती थी। लेकिन हालांकि इसी घटना घटी नहीं है, सेना ने सभी को डिफ्यूज कर दिया है। लेकिन ये चिंताजनक बात होती है, जो कैंटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के सदस्य हैं, वो चिंता जाहिर करते हैं कि इस तरह की जो हैंड ग्रेनेड है वो बिना दगे हुए विदाउट पिन मिले हैं। इसमें जो उनके बच्चे होते हैं आसपास खेलने जाते हैं, जो कबाड़ी होते हैं वहाँ जो बीनने जाते हैं, तो उनकी तरह ऐसी घटना घट सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि तत्परता दिखाते हुए यहाँ पे सेना ने सभी को डिफ्यूज कर दिया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया है। यशवंत सिन्हा के साथ ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। एनडीए राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी जानराब बता रहे हैं और साथ ही साथ एनडीए का पलड़ा भी भारी है, क्योंकि एनडीए की अपनी ताकत ही बीजेडी बीएसपी ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब यशवंत सिन्हा पहुंचे थे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। दूसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उन्होंने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, अब तो ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष के जो उम्मीदवार है, राष्ट्रपति उम्मीदवार, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा ने नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी है, दाखिल कर दिया है और विपक्षियों ने अपना एकता का अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और विपक्ष के 17 दलों ने अपना समर्थन दिया है और वो नामांकन के बाद यहाँ विजय चौक आए। हालांकि विजय यशवंत सिन्हा ने कुछ खास बात नहीं की। उन्होंने कहा कि शाम को वो पत्रकारों से वो बात करेंगे, लेकिन
जो दूसरे जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे सीताराम येचुरी हो, राहुल गांधी, इन सब ने यहाँ पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने उम्मीद किया कि यशवंत सिन्हा का जो राजनीतिक इतिहास है, जो उनका काम है, उसके बल पर एक मजबूत उम्मीदवार वो रहेंगे और अच्छी फाइट भी होगी। यहाँ तक कि हमने कुछ देर पहले जयंत चौधरी से, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमने एक मजबूत किरदार वाले को है, जिनका एक राजनीतिक अनुभव है और उम्मीद है कि वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आदर्श स्थिति तो यही है कि आम सहमति से सभी लोग द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद के लिए समर्थन देते हैं। सर, आज यशवंत सिन्हा जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के नामांकन करने वाले हैं विपक्ष की तरफ से, जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, क्यों नहीं सर लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही थी कि आम सहमति से द्रौपदी जी को राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग मदद करते, समर्थन देते, वोट करते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी कोशिश भी की, सबसे बात भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मौका था विपक्ष के लिए, जिस मौके पर कि एक पहला मौका इतिहास का होता है जिसमें कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं, उससे वो चूक गए। अभी तो लोकतंत्र है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मुर्मू जी को अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे मतों के साथ वो जीतेंगे। खबर अयोध्या से है। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दानवीर अपना खजाना खोल रखे हैं। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में 3,500 करोड़ रुपए का समर्पण आया है, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने बिना रामलला को देखे ही 3400 करोड़ का समर्पण किया है। मंदिर निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर की चबूतरे के निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में रामलला के मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार होगा। से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। आम जनता का सहयोग है। ये 11,000 करोड़ जो है वो आम जनता के लोगों ने दान दिया। इतनी रसीदें हमारी कटी हैं, इतने कूपन हमारे कटे हैं। अरे भाई, ट्रस्ट दानदाता अभियान चला, लोगों के पास गए, हमारे यहाँ कूपन 10 रुपये से लेकर के 1,000 तक के थे। उसके बाद में रसीदें थी, लोगों ने दान दिया। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर बनने के लिए दान दिया है। तो जब मंदिर बनने के लिए दान दिया तो मंदिर देख कहाँ से लेंगे? अभी तो मंदिर निर्माण अभी चल रहा है और मंदिर हमारा जनवरी 24 में उसका गर्भगृह तैयार होगा, जहाँ भगवान पधारेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, अगर बात करें तो अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बनने वाला है उसके लिए 11 करोड़ आम लोगों ने अभी तक दान दिया है, ताकि जो विकास कार्य है वो और तेजी से हो सके। जी बिल्कुल, भगवान रामलला का बहुप्रतीक्षित मंदिर बन रहा है। रामलला के भक्तों में एक उत्साह है और शायद यही वजह है कि अभी राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। ऐसे में 11 करोड़ लोगों ने जुट करके लगभग 3500 करोड़ रुपए का समर्पण रामलला के निमित्त किया है मात्र 3 महीने में। हालांकि समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए ट्रस्ट ने एक अनूठी पहल चलाई थी। उन्होंने 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 और 1000 के कूपन बनाए थे। शायद इसके ऊपर रसीदें छपी थी। लेकिन समाज का हर वर्ग राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करे, उसको इस बात की अनुभूति हो कि उसने रामलला के प्रति अपना समर्पण दिया। इस लिहाज से 10-10 रुपए का भी कूपन कटा और एक बहुत बड़ा अमाउंट ये कहा जा सकता है कि रामलला के लिए दानवीरों ने अपना खजाना खोला और 3500 करोड़ मात्र 3 माह में आया है। जो रसीदें और जो कूपन कटे हैं वो 11 करोड़ हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त दान कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और उनके आराध्य का मंदिर बन भी रहा है। जिस मजबूती और जिस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से सतायु ये कहा जाए कि 1000 वर्षों तक सुरक्षित रामलला का मंदिर रहेगा, उस लिहाज से वो बनाया जा रहा है। मंदिर का चबूतरा लगभग 50% पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर थे, जिनको पिंक स्टोन, जिनको तराश करके रखा गया था, उन पत्थरों से अब गर्भगृह भी बनना शुरू हो गया। तो ऐसे में अब लोगों में उत्साह और बढ़ गया है और माना यह जा रहा है कि जनवरी 2024 तक भगवान रामलला अपने गर्भगृह में बैठ करके लोगों को अपने बिल्कुल निमिष, और ये भी देखा जा रहा है कि भक्तों की जो आस्था है और रामलला के
ये दरबार की जो आस्था है कि ये कब ये मंदिर बनकर तैयार होगा, इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोग यहाँ पर दान भी कर रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, राम मंदिर में इस समय जो प्रतिदिन के श्रद्धालु हैं, इस चिलचिलाती गर्मी में अमूमन लोग अपने घरों में रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। रामलला के मंदिर निर्माण को राम झरोकों से देख रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं और जो समर्पण है लोगों का वो तो बढ़ा ही है। हालांकि आसपास के जो क्षेत्र है, जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, उससे सब प्रभावित हैं। बड़े मार्ग बनाए जा रहे हैं, विकास की तमाम योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं को उनकी मूलभूत सुविधाओं देने के लिए हमेशा ट्रस्ट तत्पर है और ट्रस्ट की तत्परता को देखते हुए, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देखते हुए लोग उत्साहित हैं। राम भक्तों में एक उत्साह है और बिल्कुल, और राम भक्तों को इसी बात का इंतजार है कि कब रामलला का ये दरबार बनकर तैयार होगा, कब ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर कानपुर से है। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को तलाक दिया है। अधिकारियों के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार पीड़िता जो है वो थाने के चक्कर लगा रही थी। विधायक इरफान सोलंकी के भाई हैं फरहान सोलंकी, जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया है और अब इस पूरे मामले में जाकर 3 साल बाद जाकर अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अमरीन फातिमा 429 डी ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी कानपुर नगर में रहती हूँ। मेरा विवाह सन 2009 में इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी से हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि उसका संबंध किसी महिला सना अफरीन मलिक से है। उसके चक्कर में मैंने मना भी किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। कई बार मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी। विधायक होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 में उसने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया, जिसमें उनका साथ इमरान सोलंकी और रूबी सोलंकी ने दिया। मैं सीएम ऑफिस गई, वहाँ पे गुहार लगाई। सीएम ऑफिसर ने मेरी शिकायत दर्ज की और एफआईआर लिखा। भाई देखिए, ये मामला आज ही हमने अखबारों में भी पढ़ा है, पर ये मामला पुराना है। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह है, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना, ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। जल्द ही यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 296 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 97% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के महीने में देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया है। हमारे बांदा जनपद और चित्रकूट जनपद को ये एक्सप्रेसवे डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसका आवागमन हमारे चित्रकूट तीर्थ धाम पड़ता है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती थी, जिससे अब फैजाबाद और दिल्ली, इटावा, यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुपरफास्ट रास्ता बन जाएगा। और कुछ परिवारों को जो इसका मुआवजा मिला है, कुछ परिवारों को तो डेवलप हुआ है, वो अपना व्यापार और तमाम कल कारखाने डाल करके और अपना जीवन यापन डेवलप में आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे जो है 97% बन के कम्प्लीट हो चुका है। सिर्फ 3% काम रह गया है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि जो जुलाई की जो है फर्स्ट वीक में ही ये जो है इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहिए, देखिए एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ से जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 7 जिलों से निकला हुआ है। बांदा इस पे है, चित्रकूट है,
महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, ऐसे होते हुए जो है अगर कहा जाए तो 7 जिलों से होते हुए जाता है और इसकी दूरी 296 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी बात यह कि बुंदेलखंड वासियों को जो है जो सफ़र करना पड़ता था उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, गड्ढे वाले रास्तों से चलना पड़ता था। लेकिन अब ये स्थिति ये है कि बुंदेलखंड वासियों को दिल्ली, आगरा, लखनऊ जाने के लिए अब कुछ ही कहा जाए तो बहुत ही कम समय पे जो है लोग बांदा के पहुंच सकेंगे। और कहीं अगर कहा जाए तो पाटन क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेस वे बन जाने से लोगों को तमाम फायदे होंगे। अगर बात की जाए यहाँ के स्थानीय लोगों की तो लोगों का भी कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है तो इस पर विकास कार्य जो विकास कार्य किए गए हैं उसके हिसाब से लोगों को जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पर जो है रोज़गार मिलेगा। एक्सप्रेस वे बनने के बाद अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस बन की कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 3% काम रह गया है जो कि काम होना है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। बात करेंगे बांदा जेल में और सख्त किया गया है मुख्तार पर पहरा। हर महीने डिप्टी जेलर समेत 15 जेल कर्मियों को बदला जाएगा। दूसरी जेल से आएंगे मुख्तार के आसपास तैनात जेल कर्मी। मुख्तार के बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। खराब होते ही कैमरे दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जेल मुख्यालय लखनऊ में बनी है डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार के आसपास तैनात स्टाफ को बॉडी वार्नर कैमरे पहनने के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के बाद मुख्तार पर निगरानी बढ़ी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कान्हा की नगरी मथुरा में हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं और इसके साथ ही वो कृष्णा कुटीर जाकर निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और इन महिलाओं के हाथों से बने सामान के बारे में जानकारी भी ली है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी के मंदिर जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और ये दौरा उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान उन्होंने निराश्रित महिलाओं से मुलाकात भी की है, हालचाल जाना है और इसके साथ ही साथ उन महिलाओं द्वारा जो भी सामान बनाए गए हैं उस सामान के बारे में जानकारी भी ली है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये तस्वीर आप उस वक्त ही देख रहे हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधि विधान के साथ बांके बिहारी के दर्शन पूजन कर रहे थे। ये तस्वीर उस वक्त की है। तो कान्हा की नगरी में मौजूद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद सीएम योगी ने जनता का आभार जताया है। साथ ही इस जीत को पीएम मोदी की नीतियों पर एक बार फिर जनता की मुहर लग गई है। सीएम योगी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण, जन कल्याण के लिए निरपेक्ष भाव से सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम किया गया, उसको कारण मानते हुए, जो हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूती से खड़ा है उसको कारण मानते हुए, और जो समाजवादी पार्टी के कारण से लोगों में गुस्सा है, जिस प्रकार की मतलब अहंकार भरी भाषा, चाहे वो सदन में हो चाहे सड़क में हो, जो बोलने का काम सफाई करते हैं, उसके कारण जनता ने यह तय कर लिया कि अब सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाना है। ये बहुत ऐतिहासिक है और मेरा ये विश्वास है कि अब समाज का कई तबका ऐसा भी जो अब तक बीजेपी से नहीं जुड़ता था वो भी जुड़ने लगा है। रामपुर की जीत और आजमगढ़ की जीत मुझे लगता है पिछली भारतीय जनता पार्टी की बहुत जीत में से यूनिक जीत हैं और इसके लिए हम आजमगढ़ की सभी एक एक वोटर्स को, वहाँ के माता बहनों को और रामपुर के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमें इस बात की और भी खुशी है कि हमारा छोटा भाई दिनेश लाल यादव भी अब सांसद बन गया है। सर, समाजवादी पार्टी ये मानती थी कि ये उनका गढ़ है
और बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर ध्वस्त किया है, तो क्या एक स्ट्रैटेजी रही इसको लेकर? स्ट्रेटजी हमारा सबका साथ सबका विकास है। हम किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो सुविधाएं देते हैं वो एक आर्थिक आधार पे जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं लोग, उनके लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब के हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यही शायद सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सिखाया है, हम सब उसको ज़मीन पे उपयोग कर रहे हैं। खबर हरदोई से है। यहां दूल्हे को दिव्यांग बताकर दुल्हन ने बारात लौटा दिया है। दरअसल बारात अपने निर्धारित समय पर खेमपुर पहुंची, जहां कन्या पक्ष के लोगों ने बारात का सादर सत्कार कर स्वागत किया। शादी की रस्म आगे बढ़ी। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए मंडप पहुंचे। फेरों की तैयारी के बीच दुल्हन के मामा ने मंडप पहुंचकर दूल्हे को दिव्यांग बताकर शादी करने से इनकार कर दिया। खुशी के माहौल में दुल्हन के मामा के इस फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया। ग्रामीण सहित दूल्हा पक्ष के लोगों ने घंटों मामा से मिन्नतें की, लेकिन बात नहीं बनी। बारात को बगैर दुल्हन वापस लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारात फर्रुखाबाद से हरदोई आई थी। गाजियाबाद में भीषण आग टेक्सटाइल कंपनी में लगी है और मसूरी इलाके में यह हादसा हुआ है। आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब टेक्सटाइल कंपनी में ये भीषण आग लगी और धुएं का काला गुबार जो है वो भी देखने को मिला। हालांकि आग पर अब काबू पाया जा चुका है, लेकिन आग किस वजह से लगी है ये अभी पता नहीं चल पाया है। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब आग लगी और दूसरी तस्वीर वो है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।